अलजेब्रा पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आपको डेवलप करेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी और आपको बोला है ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालने। तो ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर मान लेते हैं सी वेक्टर जो है वो ए प्लस बी वेक्टर है। अब सी का यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है तो सी का यूनिट वेक्टर निकलता है सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी यानी मैग्नीट्यूड। अब ए और बी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम पुट करेंगे और ऐड करेंगे। तो ए वेक्टर हमें गिवन है 2i माइनस जे प्लस 3k और बी हमें गिवन है 3i माइनस 2j माइनस 2k। सी वेक्टर निकालते हैं यहां से। तो a प्लस बी को अगर ऐड करें तो 3 प्लस 2 5i माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3j माइनस 2 माइनस 3 प्लस k। सी वेक्टर सी का मॉडुलस अगर निकालें तो मॉडुलस होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर (25) 9 प्लस 1 पुट करेंगे सारी वैल्यूज ऊपर। तो सी कैप 5 3j प्लस k यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसको सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। तो क्वेश्चन है ए वेक्टर आपको दिया हुआ, कहते हैं इसमें सी की वैल्यू फाइंड करो अगर ए एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, अगर ए एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस होगा 1। इसका मॉडुलस अगर निकालें तो मॉडुलस क्या होगा 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें 1 स्क्वायर 1 तो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे। पच्चीस 75 75 75/100 इसे क्या लिख सकते हैं 525 इंटू 3 3 10। तो अब सी क्या हो गया फिर 5 बार ले लूं 5√3/10 यहीं पे छोड़ सकते हैं या पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दो वेक्टर दिए हैं। कहते हैं एक ऐसा वेक्टर बता दो जो इन दोनों के रिजल्टेंट में ऐड करूं तो एक यूनिट वेक्टर आ जाए y के लॉन्ग। तो मैं क्या कहूंगा रिजल्टेंट है r और जो वेक्टर मुझे ऐड करना है उसको मैं मान लेता हूं c। तो लेट दैट वेक्टर बी उस वेक्टर को c मान लो और c का आप कैसे रख लो xi प्लस yj प्लस zk। कहते हैं जो रिजल्टेंट आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा y के अलोंग। तो यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, y के अलोंग मतलब सिर्फ j, i और k उसका होगा नहीं। तो r होगा हमारे पास क्या 1j यानी सिर्फ j। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो r क्या आ गया हमारे पास सिर्फ 1j। तो 1j इक्वल्स a प्लस b प्लस c पुट करके ऐड ही करना, सीधे कर देता हूं मैं। तो ये रहा 3 2x तो 3 प्लस 2 प्लस x यानी 5 प्लस x i -5 प्लस 4 -1 प्लस y तो -1 प्लस yj। ठीक है। और 7 माइनस 3 4 4 प्लस z k क्या। अब इसको इक्वेट किया इधर से, इसको कैसे लिख सकता हूं अगर एक्सपेंड करूं इक्वेट करने के लिए 0i प्लस 1j प्लस 0k। अब इक्वेट कर देंगे। सबसे आसान कौन सा है इसमें से, ये वाला है, सीधा वैल्यू देता है k वाला। तो z प्लस 4 बराबर है 0 यानी z बराबर है -4 के, यहाँ से इक्वल है। तो यहाँ से देखेंगे 5 प्लस x आया किसके 0 के, ये भी एक ही बात है, सब आसानी था। -5 और ये -1 प्लस y बराबर है किसके 1 के। तो y कितना है 2 के। तो जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है यानी हमें क्या चाहिए था c। तो c कितना आया xi -5i प्लस 2j माइनस 4k। तो ये आंसर इसका।
ओके, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं एक कार है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और एक उसका डायरेक्शन दिया हुआ कि वो इस डायरेक्शन में चल रही है। बोलो उसका वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी वेक्टर को क्या कहेंगे? वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 10, स्पीड वी कैप। अब वी कैप निकालना है, बोला इस डायरेक्शन में चला है, तो जो इसका डायरेक्शन है और जो वी कैप का डायरेक्शन है सेम है, यानी यहाँ जो आर कैप अगर मैं निकाल दूं तो उसी को मैं कहूंगा वी कैप। और वी कैप क्या आएगा? वी वेक्टर बाय सॉरी आर वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ आर। तो आर कैप क्या आएगा? वही वी कैप के बराबर है मेरे लिए, लिखा हुआ ऊपर -4i प्लस 3j अंडर रूट इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, 25 यानी 5। तो वी कैप आया मेरे पास -4/5i 3/5j। तो वेक्टर v मॉडुलस 10 टाइम्स ये पूरा, ले जाओ अंदर, -8i 6j, ये रिक्वायर्ड वेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर के दो कंपोनेंट दे दिए, वेक्टर नहीं दिया, बोला x के अलोंग 25 यूनिट है, y के अलोंग उसका 60 यूनिट है, बोलते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला। तो मान लेते हैं इस तरीके के वेक्टर है, उसका नाम a वेक्टर दे देता हूं मैं, x के अलोंग उसका कंपोनेंट और y के अलोंग उसका कंपोनेंट गिवन है। तो ये सपोज है x, तो ax 25 यूनिट और ay 60 यूनिट, ठीक है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालो, तो मैग्नीट्यूड देख के निकल रहा है, अगर a का मैग्नीट्यूड निकालना हो ये, यानी a के बराबर होता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर 625 प्लस 3600, तो 4225 रूट 5 7 into 6 6 for 65 यूनिट। ये आ गया एक कैप, मतलब सॉरी एक कैप करो, ये मैग्नीट्यूड। अब बोलते हैं डायरेक्शन निकालो। तो डायरेक्शन निकालने के तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो इसका, अल्फा निकाल लो, tan अल्फा निकालो यहाँ से, परपेंडिकुलर ऑन बेस 60/25 12/5 यानी tan इनवर्स 12/5 2.4। इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। ए को कैसे लिख सकते हो? 25i प्लस 60j। अब ए कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए होता नहीं। by 65i plus 60/65j कितना? 5/13 i, ये 12/13j। ये सॉल्यूशन है, या तो ये डायरेक्शन से निकाल दो या ये डायरेक्शन से निकाल दो यूनिट वेक्टर नोटेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं ए वेक्टर है 4.5 यूनिट का नॉर्थ की तरफ। तो अगर मैं इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में 4 डायरेक्शंस बना दूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट टू वेस्ट, तो ए वेक्टर के बारे में कहते हैं वेक्टोरियली कैसे लिख सकता हूँ इसको? 4.5 यूनिट डू नॉर्थ, अगर इसको मैं एक्स एक्सिस और इसको मैं वाई एक्सिस बोलता हूँ, तो वेक्टोरियली इसको क्या लिखूंगा? ए वेक्टर यहीं से मान लेता हूँ, एक्स एक्सिस ये एक्स और ये वाई। तो वेक्टोरियली इसको क्या लिखते हैं? 4.5 ड्यू नॉर्थ मींस 4.5j, मतलब 3a निकालो। 3a करना क्या है? मल्टीप्लाई बाय 3, 4.5j कितना आएगा? 13.5j। मतलब ये वाला वेक्टर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा 13.5, मैग्नीट्यूड 13.5 और डायरेक्शन j मींस नॉर्थ, डायरेक्शन इज नॉर्थ। या बोलोगे 13.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ, एक ही बात है। -4a करना है आपको, ऐसे ही बताया था। 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा? 18 -18a। तो सेकंड का आंसर आएगा -4a मतलब -18j, मतलब 18 यूनिट ड्यू साउथ है ना, नीचे की तरफ, तो ड्यू साउथ। ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वेक्टर ना कहे। देखिए वेक्टर का डेफिनेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। वेक्टर का डेफिनेशन अगर जाए टेक्निकली तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, अच्छी बात है। तीसरा चीज और होना चाहिए कि वो वेक्टर लॉस को फॉलो करे। तो ऐसी क्वांटिटीज हैं क्या जो ऐसी होती है? हाँ बिल्कुल होती है, जैसे करंट। तो अगर करंट की बात करें तो करंट को हम स्केलर ट्रीट करने वाले हैं। रीजन क्या है?
कि उसके पास, अच्छा करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों, लेकिन वो वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करता। जैसे एग्जांपल से लेते हैं, सपोज मेरे पास एक वायर है इस तरीके से, इस वायर में 10 एम्पियर करंट आ रहा है। अब इस वायर को आगे जाके दो पार्ट में बंटती है इस तरीके से, ठीक है, और बीच में एंगल आ रहा सपोज 60, और इधर गया 4 एम्पियर, इधर आया 6 एम्पियर। मैंने क्या किया, यही दो वायर ली सेम जैसी हैं अभी, बिल्कुल एज इट इज, पूरा ये सिस्टम ये बराबर लिया, और क्या किया, दोनों वायर को थोड़ा पास लिया दूसरे केस में, ऐसे ये 10 एम्पियर थोड़ा पास लिया है, ये और ये एंगल बनाया, मान लेते हैं 30 डिग्री में। देखने को मिलेगा कि अभी भी जो करंट बटा ना 10 10 ये है, 4 और 6 ऐसा ही बटा, बट अगर ये वेक्टर लॉस फॉलो करता तो ये चीज कभी भी नहीं हो सकती। सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर, बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है और उनका रिजल्टेंट 10 आ रहा है। सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर, बीच में एंगल बन रहा है 30 और उसका रिजल्टेंट 10 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ऐसी क्वांटिटीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं जिसके पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर नहीं है क्योंकि वो लॉस फॉलो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फोर्स है, टू फोर्सेस आर एडेड यूजिंग ट्रायंगल बिकॉज़ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये दूसरा इसका रीजन है। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट मैं ठीक मानता हूँ, ये चीज, ये रीजन मैं ठीक मानता हूँ, तो इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट होगा, हम मानते हैं कि फोर्स ऑलरेडी एक वेक्टर है सपोज, तो ट्रायंगल लो तो बनाए वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जाता है, तो अगर हम फोर्स को पहले से ही वेक्टर मान के चलते हैं तो हाँ उसे ट्रायंगल लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस वजह से हम कहेंगे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ तो बनाए एडिशन के लिए होता है वेक्टर्स के। अगर दूसरा रीजन मैं ठीक मानता हूँ, दूसरा रीजन मैं ठीक मानता हूँ, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कहते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज टू फोर्सेज आर एडिंग यूजिंग ट्रायंगल लॉ। अब इसको ऐसे समझते हैं, सपोज मुझे फोर्स के बारे में नहीं पता वो स्केलर है या वेक्टर, तो मैं उसको अरेंज करूंगा, ट्रायंगल लॉ में लगाऊंगा, और हर बार मुझे पता लगेगा क्या, कि वो जो फोर्स रिजल्टेंट दे रहा है वो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग दे रहा है, और ट्रायंगल लॉ ऐड करता है वेक्टर्स को, तो जिसलिए कह सकते हैं इस तरह से आर्गुमेंट भी है ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में करंट करके दिखाया, अगर करंट को लगाओगे इस तरीके से, बीच में एंगल चेंज कर दोगे, वो हर बार सेम आंसर देगा, इसलिए उसको हमने वेक्टर नहीं बोला। तो इसका कोई परफेक्ट ऑब्जेक्टिव आंसर मैं नहीं दे रहा कि एक ठीक है कि दो ठीक है, दोनों का आपको रीजन दिया, दोनों का रीजन आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो वेक्टर। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसे समझा सकता हूं मैं, देखें सपोज मेरे पास एक कार है जो रेस्ट पे, तो अगर एक कार है जो रेस्ट पे है, तो हम कहते हैं इसका वेलोसिटी वेक्टर नल वेक्टर है, ठीक है, टेक्निकली लिखते ऐसे हैं, जीरो नहीं लिखते, तो वेलोसिटी वेक्टर नल वेक्टर है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड हर डायरेक्शन में जीरो है, आर्बिट्री किसी भी डायरेक्शन में लेंगे हर डायरेक्शन में जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंस होता है नल वेक्टर का या जीरो वेक्टर का। मैथमेटिकली तो इसको यूज करते हैं, हमें पता ही है, जैसे ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इक्वल में जीरो नहीं लगते, जीरो वेक्टर, जैसे ए प्लस माइनस ए वेक्टर तो जीरो वेक्टर, या ए माइनस, इसका मैथमेटिकली आप इसको ऐसे यूज करते हो, फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको इस तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं इज इट पॉसिबल टू ऐड टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो। तो दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को ऐड करके जीरो मिल जाएगा। कंसेप्चुअली सोचेंगे तो कभी भी नहीं मिलेगा, किसी भी एंगल पे दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड। मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। दूसरा बोला इज इट पॉसिबल टू ऐड थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो। तो डायरेक्ट मैं आंसर बता सकता हूं, एक केस आपको याद होना चाहिए, जब दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स 120 डिग्री एंगल बनाते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर होता है, और 20 से जाता है 60 डिग्री पे। एक तीसरे वेक्टर को लाओ और उसके उल्टा लगा दो तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले का आंसर है नो और दूसरे का आंसर है यस। हम करके देख लेते हैं मैथमेटिकली भी। तो फर्स्ट पार्ट नो, सेकंड पार्ट यस, करके देखेंगे। अगर सपोज इट इज पॉसिबल टू ऐड टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो, तो सपोज फर्स्ट पार्ट का आंसर है आर ए प्लस बी, तो कह रहे हैं कभी ये हो सकता है कि आर जीरो हो जाए इनके एडिशन से। तो आर होता क्या, अगर आर स्क्वायर निकालें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आर को यहाँ पे मैं जीरो पुट कर दूं क्योंकि आर जीरो बोला है ना, तो क्या ये पॉसिबल है, और देखते हैं। तो आ जाएगा ये 2ab cos थीटा इक्वल्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब इसके अंदर a और b की आप कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो cos थीटा एक से बढ़ाएगा, यानी वो अपनी रेंज के ऊपर जा रहा है उसका वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं। जैसे अगर a को मैं रख दूं 2 और b को रख दूं 4 या 3 सपोज, तो cos थीटा चेक करते कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9,
रूट 13 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6 अपॉन 12 देखें ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से बड़ा आ रहा है ना, तो ये चीज के ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट का अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगा, इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट 0। तो देखो कैसे, ये वेक्टर इधर लिया, दूसरा वेक्टर यहाँ लिया, ये वेक्टर बीच में एंगल लिया 120। तो बेसिक मुझे पता है, आपको भी पता चल जाएगा करके देखें इसे, कि यहाँ पे आएगा ए वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड इनके बराबर 20 से जाएगा 60 डिग्री से, ठीक है। 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बोला तो तीसरे का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो तीसरा क्या लगाओगे, थर्ड इसमें पीछे लगा दोगे ऐसे, माइनस ए वेक्टर आएगा बट मैग्नीट्यूड इसका तो यही रहेगा, ए मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो। ओके, तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ, कहते हैं एक सर्कल है, सेंटर से 3 वेक्टर जा रहे हैं बाउंड्री को टच करते हुए इस तरीके से। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, बोलते हैं इसका रिजल्टेंट निकालो। तो दिख रहा है आपको कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तीनों बराबर है रेडियस ऑफ द सर्कल के। बी वेक्टर के बारे में कह रहे हैं जो एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, तो बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है तो एंगल 45 डिग्री होगा, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका रिजल्टेंट निकालने को कहते हैं, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये जो लाइन है इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें, ये है r प्लस इसका कंपोनेंट इधर r cos थीटा, तो r cos 45, ऐसी इसकी लेंथ है r प्लस sin 45, रिजॉल्विंग कर रहा हूं बेसिक, cos थीटा sin थीटा। अब x, तो इसका rx कितना आ गया, मतलब रिजल्टेंट अगर r वेक्टर है, इसको कुछ और मान लेते हैं r है, जैसे सपोज p वेक्टर बोल रहा हूं, तो रिजल्टेंट अगर p है ये, तो रिजल्टेंट p है, तो इस p का px कितना है और py कितना है। px दिख रहा है r प्लस r cos 45, r बाहर ले रहा हूं, 1 प्लस cos 45 1 by रूट 2, तो py कितना है, r 1 प्लस 1 by रूट 2 सेम आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करूं थोड़ा सा, तो r टाइम्स रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 और py r बाय रूट 2 1 प्लस रूट 2 प्लस 1। अब दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से, अगर इसका रिजल्टेंट निकालना हो, यहाँ पे निकाल रहा हूं, अगर इसका रिजल्टेंट निकालना हो r, रिजल्टेंट p है तो इसका मैग्नीट्यूड भी इस तरीके से आएगा, तो अंडर रूट px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी इनको एक बारी को x मान लूं इजी करने के लिए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो रूट 2x, सिंपली रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, r बाय रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर्स टू गेट अ यूनिट वेक्टर। तो क्या 3 यूनिट वेक्टर्स को मैं प्लस कर यूनिट वेक्टर ला सकता हूं, तो हाँ ला सकते हैं। 2 वेक्टर को ऐसे अरेंज करेंगे कि वो दोनों नलिफाई हो जाएं, तीसरे को आप कहीं पे भी लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सपोज इस तरीके से लगाऊं, एक यूनिट वेक्टर को ऐसे लगाऊं, ठीक है, और एक यूनिट वेक्टर को ऐसे लगाऊं, सपोज ये कैप है और ये बी कैप है। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, दोनों को ऑपोजिट लग गया तो ये कैंसिल हो गए। अब आप तीसरा वेक्टर कहीं पे भी बना दें, तो सपोज मैं वेक्टर को ऊपर बना दे रहा हूं सी कैप, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट भी इज अ यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट पार्ट में पूछते हैं, डज योर आंसर चेंज इफ 2 यूनिट वेक्टर्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बोला 2 वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हो जाए तो क्या आंसर चेंज होगा, तभी मैंने यही बनाया, दिख रहा है यहाँ पे, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही है, तभी भी जो रिजल्ट आ रहा है वो यूनिट वेक्टर आता है, तो आंसर आएगा डज योर आंसर चेंज, तो नो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में बोलते हैं ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकालो ए प्लस बी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक पार्ट बता रहा हूँ, दूसरा खुद हो जाएगा, या मैं दूसरा बता देता हूँ। सी वेक्टर मान लेंगे ए माइनस बी, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते हैं, 4 माइनस 3 1i, 3 माइनस 4 माइनस जे, तो ये सी वेक्टर है,
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई खास बात नहीं, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 रूट यानी रूट 2। ओके, क्वेश्चन है, कहते हैं ए वेक्टर दिया हुआ है 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है और एक 110 डिग्री एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, 20 डिग्री सॉरी। तो क्वेश्चन में कहते हैं इसका रिजल्टेंट निकालें। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस तरीके से पीछे एक्सटेंड कर लें तो ये माइनस एक्स, एक वेक्टर 20 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ, तो 20 डिग्री कुछ ये वेक्टर यहां से 90 तो 110, 20 और पीछे आ जाएगा, 20 पीछे, तो ए कितना है 3 और बी है 4, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको इस तरीके से, ये बी वेक्टर है। अब ये 20 डिग्री और ये 110 पूरा 110 डिग्री और बीच में कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो इस परपेंडिकुलर वेक्टर का हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालेंगे, हमने बनाया पूरा पैरेललोग्राम, इसको यहां से टच कर देंगे, मेरा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का नाम आर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये फिगर बनेगी। अब कहते हैं रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट आर अंडर रूट, अब दोनों 90 है, सीधा करूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 यानी 5, तो रिजल्टेंट आ गया 5। अब अगर मुझे एंगल निकालना हो इसका, तो यानी कि मुझे निकालना हो अल्फा, इसके साथ ये अल्फा मान लेता हूं, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 अल्फा, तो 10 अल्फा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी बी बाय ए, और बी कितना है, बी है 4 और ए है 3, 4 बाय 3, तो अल्फा आ गया 10 इनवर्स 4 बाय 3। ये मैंने बताया हुआ पिछली क्लासेस में 10 इनवर्स 4 बाय 3 का वैल्यू होगा 53 डिग्री, तो अल्फा होगा 53 डिग्री। अब इसके साथ ए के साथ 53 बना रहा है ना, और एक्स ए एक्स के साथ 20 बना रहा है, तो एक्स के साथ कह सकता हूं ये वाला एंगल कितना है 73। तो रिजल्टेंट जो आएगा हम क्या कहेंगे, आर मेक्स एन एंगल ऑफ 73 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है। वो अल्फा ए के साथ निकालते हैं ना, और ए खुद 20 डिग्री बना रहा है, तो 20 प्लस 53 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको डायरेक्ट अल्फा और रिजल्टेंट निकालना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नेक्स्ट कहते हैं सी ए प्लस बी है और ए प्लस बी के बीच में एंगल है 120 डिग्री, ये रहा ए और ये होगा बी, 120 ऐसे ही होगा। पहला अगर हम पूरा करें, ठीक है। अब कहते हैं सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, अच्छा ये वेक्टर नहीं है, मॉडुलस ऑफ ए है, ये ऐसे बना सकते हो इसको, ये बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये भी सेम चीज है। तो कहते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक है कि जो सी आएगा, सी का मैग्नीट्यूड आएगा वो इससे ए माइनस बी से बराबर होगा, कि छोटा होगा कि बड़ा होगा, या हो सकता है कि बराबर हो, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो करके देखते हैं जरा यहाँ पे। तो सी का मैग्नीट्यूड निकालो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos 120, cos 120 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी माइनस हाफ, तो ab। अब अगर ये क्वांटिटी को मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तभी तो रूट से रूट कट के a माइनस बी आ जाएगा, ये सारा ये जो ऑप्शन राइट में दिए। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, है कि नहीं, तो बड़ी चीज में से माइनस होनी चाहिए थी, तो ये ऑलरेडी बड़ा है, यानी c बड़ा है किससे, a माइनस बी से, तो जो ऑप्शन ये दिया हुआ है वो हम ठीक कर लेंगे। तो c मस्ट बी ग्रेटर देन c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो चार ऑप्शन आपसे पूछते हुए कहते हैं c हमेशा a से बड़ा होगा, या c a से कम और b से भी कम हो सकता है, मैग्नीट्यूड है सब, या c हमेशा a प्लस बी होगा या कभी भी a प्लस बी नहीं होगा। देखें अगर वेक्टर एडिशन की बात करें, c रिजल्टेंट है इनका, तो c होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो यहाँ पे हमेशा a प्लस बी के तो बराबर हो नहीं सकता, तो ये हमेशा वाला ऑप्शन तो हट जाता है। चीज नेवर इक्वल टू a प्लस बी ऐसा भी नहीं होता, cos 0 करेंगे तो वो a प्लस बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा, तो इट इज नेवर इक्वल टू ये भी गलत है कि नहीं। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। तो एग्जांपल देता हूं ये कैसे नहीं हो सकता। जैसे सपोज मेरे पास ए है और एक वेक्टर है बी, इस तरीके से
और ए का जो मैग्नीट्यूड है ये है 6 यूनिट सपोज, और ये बी है ये है 4 यूनिट। इसमें जो रिजल्टेंट आया सी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 यूनिट, डायरेक्शन ये वाली होगी इस तरफ। तो कहता है सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, सी है 2 और ए कितना है यहाँ पे 6, तो ये भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन ये भी दिखा देता हूँ। इट इज पॉसिबल टू हैव सी लेसर देन ए एंड सी लेसर देन बी। इसी में देखें सी कितना है 2, तो सी ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है, तो ये दिख रहा है आपको कि सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। 4 ऑप्शन दिए, एक एक करके एनालाइज करते हैं इसे। तो कहता है एक्स कंपोनेंट होता है, बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हैं, तो पहला पार्ट बोलता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। हाँ, ये तो बिल्कुल जनरलाइज आंसर है इसका, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आंसर। तो सपोज मेरे पास बहुत सारे वेक्टर हैं इस तरीके से, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और वगैरह वगैरह बहुत सारे। सबका एक्स कंपोनेंट निकालूंगा इधर, सी एक्स, इसकी यहीं पे होगा सी वाई, ये सी एक्स मतलब सी का एक्स कंपोनेंट, ऐसी ए का एक्स कंपोनेंट जो भी लेंथ होगा उसका हम करेंगे, ऐसी बी एक्स भी आएगा इस तरफ ही। ठीक है, अब इन सबको अगर ऐड कर दूं तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, सब एक ही तरफ है, तो सिंपली ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ये आ जाएगा क्या इसका रिजल्टेंट मतलब आर एक्स। ठीक है, अगर आर हमारा रिजल्टेंट है तो आर एक्स, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, बिल्कुल जनरलाइज, बिल्कुल जनरल इसका आंसर दिया हुआ है ये। बी पार्ट मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर, बिल्कुल हो सकता है, ज्यादातर या जैसे देखने को तो यही मिलेगा, क्योंकि एक्स क्या होगा ए cos थीटा, बी क्या होगा बी cos थीटा, मतलब ये थीटा है सपोज, ये थीटा 1 और ये थीटा 2, तो बी cos थीटा 2 और ए cos थीटा 1 प्लस सी cos थीटा, तो ये एक्स कंपोनेंट्स है। अब cos थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, यानी छोटा ही होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ठीक है, मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर, सही बात है, पहला भी ठीक दूसरा भी ठीक। तीसरा बोलते हैं मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर। देखिए कभी भी नहीं हो सकता, अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कुछ भी कंपोनेंट बना लो, किसी भी कंफिग्रेशन में रख लो, पीछे ले जाओ या इसके साथ ही लगा दो, मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर ये तीनों इसी लाइन पे होते तो सारे के सब के एक्स कंपोनेंट इसी के सम के बराबर होते हैं, लेकिन इससे बड़ा वो कभी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत है। बचा ये मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर। तो देखते हैं, सपोज ये तीनों के तीनों वेक्टर ऐसे होते हैं, ए बी और सी, तो इस केस में तीनों का जो एक्स कंपोनेंट है वो तीनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी सीधा मैग्नीट्यूड करा और आ गया आर एक्स के बराबर। ओके, तो ये हो सकता है, तो डी ऑप्शन ठीक, तो इधर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन गलत है, मल्टीपल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कहते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहली बात तो कभी भी वो उससे बड़ा नहीं हो सकता, तो मैं बी तो सीधे ही काट देता हूँ। कैसे मैंने बताया, सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है, जनरल वेक्टर ले रहा हूँ कोई भी एंगल पे, सपोज ये थीटा, तो इस तरफ का कंपोनेंट ले लेते हैं हम, ये एक्स कंपोनेंट। तो आपको बताया हुआ मैंने कि ये कंपोनेंट जो होगा वो होगा ए cos थीटा, इसका लेंथ। अब ए cos थीटा, ये cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, पॉजिटिव में 1, नेगेटिव में -1, तो -1 से cos थीटा +1 की रेंज में होता है। अब cos थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा 1 हो सकता है। सबसे बड़ा 1 कब हो सकता है, जब वो इसके साथ ही हो जाए। तो कहने का मतलब है कोई भी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू उस वेक्टर के बराबर हो सकती है या उससे छोटी होगी, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा ए के। बराबर कब होगा, जब ये बिल्कुल इस पे आ जाएगा, तो एक cos थीटा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा कोई कम हो। अगर लिखते लेस देन और इक्वल टू तो मैं ठीक करता, बराबर भी हो सकता है। ऑलवेज इक्वल ऐसा भी नहीं है, ग्रेटर तो मतलब ही नहीं है, तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस मतलब आंसर होता है ये वाला, क्या कि ये उससे छोटा है, उसके बराबर, लेस देन और इक्वल टू, तो मैं उसको ठीक करता था। अभी फिलहाल डी ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद द फॉलोइंग, इस तरीके से। तो क्या कहते हैं, आपको ए और बी दिया होगा इस तरीके से, सपोज ये ए है और ये बी है, तो रिजल्टेंट ऐसे बनता है। तो ये है रिजल्टेंट, बोलते हैं जो रिजल्टेंट है आर, तो आर रिजल्टेंट
अल्फा बनाते हैं ए के साथ और बीटा बनाते हैं बी के साथ। तो बहुत सारी बातें बताई हुई, कह रहे बताओ। अब अल्फा लेस देन बीटा है, कोई मतलब नहीं है, डिपेंड करता है उनके मैग्नीट्यूड्स के। तो पहला तो ऐसे ही काट दूंगा। दूसरे और तीसरे में मैं सोच सकता हूँ, अच्छा तीसरा बोला अल्फा लेस देन बीटा इक्वल टू बी। अगर ए और बी हो जाए बराबर तो ये बिल्कुल 20 से जाने वाला है इनकी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सीधे ही काट देता हूं मैं। अब ये दो ऑप्शन में से एक मैं देख लेता हूँ, तो ये कंसेप्चुअली बता दूंगा मैं आपको इसको। कहते हैं ए इज लेसर देन बी, अगर बी बड़ा हो जाए तो क्या ऐसा होगा। अच्छा बी अगर बड़ा कर दे हम, जैसे अगर बी को बहुत बड़ा बना दें इस तरीके से और ए को छोटा सा बनाए, तो इस तरीके का बनेगा पैरेललोग्राम, यानी ऐसे, ठीक है। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि बीटा जो है वो अल्फा से छोटा है, यानी अल्फा ग्रेटर देन बी हो जाएगा अगर बी बड़ा है किससे, ए से। लेकिन इसमें तो उल्टा दिया हुआ है, तो ये तो गया खत्म, मतलब ये गलत है। ए की ऑप्शन बचता है थर्ड, इसको करके देख लेते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी बोला, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये है ए, बी बना लेते हैं छोटा। तो अगर पैरेललोग्राम में पूरा करूं समझाने के लिए आपको, अच्छा इतना बड़ा ऐसे करके, तो इस तरीके का एंगल बनेगा, कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि बीटा बड़ा है, ठीक है। अगर बीटा बड़ा है किससे, अल्फा से, ये तो दिख रहा है यहाँ पे ए बड़ा है किससे, बी। कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं आप, ए अगर बड़ा है तो रिजल्टेंट उसकी तरफ झुकेगा, यानी अल्फा छोटा हो जाएगा और बीटा बड़ा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट अलोंग अ लाइन एंड स्टिल हैव नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। तो देखते हैं, सपोज मेरे पास इस तरीके से दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई। तो अगर मेरे पास ये वेक्टर है ए, ये रहा, तो इसका कंपोनेंट अलोंग वाई जीरो है, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई इज जीरो। लेकिन ए का मैग्नीट्यूड तो है, बिल्कुल है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो थोड़ी है, नॉन जीरो है। तो हाँ ये पॉसिबल है, कैन अ वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट अलोंग अ लाइन, हाँ इसके अलोंग जीरो कंपोनेंट है, एंड स्टिल हैव नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, हाँ दिखा दिया। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट, कैन यू ऐड टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। तो आंसर है नो। एडिशन सेम डायमेंशन वाले यूनिट्स का ही होता है, ठीक है, चाहे वेक्टर हो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग situation may be described by using different sets of coordinate axes having different orientation, which of the following do not depend on the orientation of the axis। कहने का मतलब क्या है, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, अब वो वेक्टर की कौन कौन सी वैल्यूज या कोई चार ऑप्शन दिए हुए जिसमें स्केलर भी है, तो वो चीजें जो चार में से कौन सी चीज जो है वो डू नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ अ स्केलर बिल्कुल नहीं करती। अगर मास है वो किसी भी एक्सिस पे रखा हो, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखा हो, मास एब्सोल्यूट वो 10 रहेगा। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, हाँ ये डिपेंड करता है, अगर आप टिल्ट कर देते हैं एक्सिस को तो वो एंगल चेंज हो जाएगा और उसके हिसाब से कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। अब वेक्टर नहीं, वेक्टर सेम रहेगा, वेक्टर डिपेंड नहीं करता। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन सिर्फ क्या क्या ही डिपेंड करता है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज हमारे पास इस तरह से एक्सिस है, ये वेक्टर है ए, और हम इसके कंपोनेंट ऐसे निकालें, इस तरीके से कंपोनेंट निकाले, ए है एक्स और वाई में, और ये एंगल हो हमारे पास सपोज 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा a cos 45 यानी a/√2, और ये आ जाएगा a sin 45। अब एक्सिस को थोड़ा सा ऐसे बदल दें, तो कैसे बदलें, कि ये रहा a, और ये वाला जो एक्सिस लिया हमने इससे साथ एंगल हुआ 30 डिग्री, ये थोड़ा एक्सिस से टिल्ट कर दिया, ये वाला एक्सिस, और इसके साथ एंगल हुआ 60 डिग्री, ये है a, तो हो जाएगा a cos 30 और ये हो जाएगा a sin 60। तो जैसे ही मैंने क्या किया, एक्सिस बदले तो कंपोनेंट्स बदल गए, इसको कंपोनेंट्स कहेंगे, है ना। लेकिन स्केलर का वैल्यू अगर होता तो स्केलर सेम, तो ये a cos 45, a sin 45, a cos 60 और ये a sin 30 सॉरी। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज किए, कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर दी, कंपोनेंट्स बदल गए, वेक्टर वही रहा, उसका मैग्नीट्यूड भी वही रहा और स्केलर तो वही रहेगा। तो a c d। Which of the sets given below may represent the magnitude of three vector adding to zero। तीन वेक्टर को ऐड करना है, रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए, उनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। तो एमसीक्यू प्रॉब्लम है, अगर मैं एक आंसर निकाल लेता हूं, मुझे बाकियों को टाइम वेस्ट करने की उसमें जरूरत नहीं है सॉल्व करने से। तो 2 4 8 4 8 और 1 2 1, तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है ये ऑप्शन थर्ड 1 2 1। कैसे 1 2 1, अगर एक को ऐसे लगा दिया जाए वेक्टर को, इसके साथ दूसरे को ऐड कर दिया जाए इस तरफ, और 2 वाले को जिसका मैग्नीट्यूड 2 है उसको उल्टा लगा दिया जाए,
तो इस तरफ जो यूनिट आ जाएगी 2 यूनिट्स और इस तरफ भी आ जाएंगे 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स यूनिट कैंसिल हो गया आ जाएगा 0, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट कहते हैं there are two vectors having magnitude 3 and 4 respectively, what should the angle between them to have the resultant, ऐसे करके 3 ऑप्शन थे, ये रिजल्टेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया, बोला बीच में एंगल कितना। बेसिक क्वेश्चन है, एक करा रहा हूं, बाकी आप कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू आपको पता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r फर्स्ट पार्ट करूं तो 1 यूनिट अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 cos थीटा। स्क्वायर करें दोनों तरफ, 1 का स्क्वायर 1, 25 प्लस 24 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा माइनस 1 थीटा 180 डिग्री। ऐसे आप सॉल्व करेंगे, 5 रख के देखेंगे, 7 रख के देखेंगे। 7 तो सीधा आ रहा है, 4 प्लस 3 7, तो करके देखेंगे सेम फॉर्मूले से 0 डिग्री आंसर इसका मैं बता रहा हूं आपको, और इसका आंसर 90 डिग्री, इसका आंसर आ रहा है 180 डिग्री। सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, सॉल्व करेंगे, थीटा निकालेंगे। सम ऑफ टू फोर्सेस P and Q is R such that R is equal to P, angle theta that the resultant of 2P and Q will make with Q will be। इस तरीके से क्वेश्चन आए, देखते हैं, डायग्राम बनाता हूं इसका। तो फिगर क्या बनेगा, ये वेक्टर है Q, इसके साथ एक वेक्टर है P, इसका रिजल्टेंट आएगा ये, इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं R, ये एंगल मान लेते हैं हम लोग, इसको अल्फा मान लेते हैं। रीजन क्या है ना अल्फा मानने का, क्योंकि Q के साथ 2P का रिजल्टेंट जो है वो इस तरफ थीटा मानना पड़ेगा, इसलिए इसको थीटा नहीं, इसको इसलिए यहाँ पे थीटा लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको अल्फा मान लिया। जनरली मैं थीटा लेता हूँ, बट यहाँ पे अल्फा लिया। ओके, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और बोला हुआ है आप क्या निकालोगे, तो दिया हुआ है आपको, और इसमें क्या बोल दिया कि R और P बराबर है, और आगे क्या बोला, ये Q ये 2P। अब इनका जो रिजल्टेंट आया ये, इसका मान लो R1, कहते हैं ये थीटा निकाल दो R1 का Q के साथ, यानी 2P प्लस Q, ये थीटा निकालने तो अल्फा ही रहेगा, बस मैग्नीट्यूड बढ़ाए, इस तरीके से क्वेश्चन। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं फॉर्मूले से, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos, दोनों वेक्टर के बीच में, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ये है, ध्यान रखेंगे, cos अल्फा लिखेंगे यहाँ पे, थीटा नहीं लिख देंगे, ठीक है। R किसके बराबर है, P के, तो इसकी जगह लिख दूं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा 0, ये 0 हो गया। यहाँ से क्या लेंगे, Q कॉमन कर लेते हैं, Q प्लस 2P cos अल्फा इक्वल टू 0, तो ये तो 0 होगा नहीं, बचा ये, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास, एक Q का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो, तो Q आ गया माइनस 2P cos अल्फा। अब यहां से निकालना है थीटा, तो tan थीटा बड़े वाले ट्रायंगल से देखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा 2P cos अल्फा, तो ये होगा 2P sin अल्फा, 2P sin अल्फा अपॉन Q प्लस 2P cos अल्फा। अब 2P cos अल्फा बराबर है किसके, माइनस Q के, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, फ्रॉम 1 tan थीटा बराबर है किसके, 2P sin अल्फा बाय, इसकी जगह लिख सकता हूं माइनस Q, Q है ये Q 0, तो 2P sin अल्फा बाय 0, यहां से थीटा आ जाता है 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन